अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर जो है वो ब्लॉक ऑफ इनकम जो है रेट ऑफ डिविडेंड को कैसे टैक्सेशन करेंगे। तो टैक्स ईयर 2020 के अंदर जो है वो टैक्स रेट रिवाइज हुए हैं। तो अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जिन्होंने डिविडेंड पे किया है इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स के लिए या उनको इम्प्लीमेंटेशन की एग्रीमेंट्स के लिए पावर परचेज़ के लिए, तो वो 7.5 के लिहाज से जो है वो पे करेंगे टैक्स। और उसके बाद अगर हम बात करें कि डिविडेंड रिसीव किया है किसी कंपनी से, कोई भी ऐसा बंदा जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस जिसका सोर्स है और उसको डिविडेंड मिला है किसी कंपनी से जहाँ और वो कंपनी कोई भी टैक्स पे नहीं करती है, तो फिर उनके ऊपर 25% के लिहाज से वो लोग टैक्स पे करेंगे। उसके बाद आता है डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड से आपको डिविडेंड आ रहा है, आपका सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर आपका सोर्स है वो डिविडेंड है म्यूचुअल फंड से, तो आप 15% टैक्स पे करेंगे। और अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आपका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नहीं आता है, यानी कि आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट नहीं है आप लोग टैक्स पेयर नहीं कर रहे रेगुलरली, तो फिर आप 30% जो है वो उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। इसके बाद अगर हम बात करें कि फ़ाइनल टैक्स जो है वो डिविडेंड के ऊपर क्या होगा। फ़ाइनल टैक्स जो है वो डिविडेंड के ऊपर जो हमने रेट्स ऊपर पढ़ लिए थे वो होगा। उसके अलावा कुछ क्लॉजेज हैं, जैसे अगर आपने किसी नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी की पेमेंट की है तो आपको 15% चार्ज करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स को। उसके अलावा जो है वो इनकम बाय वे ऑफ प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड के हिसाब से, अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर है, यानी कि आप ऑलरेडी जो है वो रिटर्न सबमिट करवा रहे हैं एनुअली, तो फिर आपको 15% पे करना पड़ेगा। और अगर आपका एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर नाम नहीं है तो फिर आप 30% टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, अगर आपका कोई भी प्राइस निकल आता है प्राइस बॉन्ड का या क्रॉसवर्ड पजल निकल आता है। अगर आपने कोई लॉटरी जीती है और उसकी वजह से कोई भी आपको पैसे आए हैं तो आपने 20% उसकी इनकम का देना है गवर्नमेंट को। और इसके अलावा जो है फ्लाइंग अलाउंस वो अलाउंस होते हैं कि जो कि हमारी PIA या सिविल एविएशन अथॉरिटी या सबमरीन जो हैं अलाउंसेस रिसीव किए जाते हैं ऑफिसर्स को। पाकिस्तान नेवी अपने अलाउंसेस देती है ताकि वो लोग अच्छी तरह से ट्रैवल कर सके, उनको कन्वीनियंट हो जाए। तो अगर वो लोग इस तरह के टैक्स कोई भी ऐसा बंदा जो इन फैसिलिटीज़ को इस अलाउंस को अवेल कर रहा है वो 2.5% अपने अलाउंस का जो है वो टैक्स पे करेगा। इसके बाद आता है रेट ऑन टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ऑन डेट अगर है किसी बंदे के पास तो उसके रेट्स कुछ इस तरह से होंगे कि अगर आपका प्रॉफिट जो है 5 लाख या उससे कम है तो आप 10% टैक्स पे करेंगे। और सेकंड पॉइंट कि आपका जो प्रॉफिट है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो फिर आप 15% उस पर पे करेंगे। और अगर आपका प्रॉफिट जो है वो 50 लाख से बढ़ रहा है लेकिन 2.5 करोड़ से कम है तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो 17.5% जो है वो टैक्स पे करेंगे। तो जैसे जैसे जो है आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही आपका टैक्स रेट भी जो प्रॉफिट ऑन डेट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। उसके बाद है अगर आपकी इनकम जो है वो 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है लेकिन 3,60,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाती, तो फिर आप उसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो टैक्स पे करेंगे। अगर आपका प्रॉफिट ऑन डेट जो है वो 3 करोड़ 60 लाख से भी इंक्रीज कर गया तो फिर आपको नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई किए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आते हैं इनकम अंडर सेपरेट ब्लॉक, जिसको टैक्स ईयर 2020 के अंदर कैपिटल गेन सेल ऑन सिक्योरिटीज़ के बारे में बताया गया है कि अगर आपने कोई भी ऐसी सिक्योरिटीज़ की सेल आउट की हैं तो उससे मिलने वाली जो आपकी अर्निंग है वो कैपिटल गेन कंसीडर होगी और वो टैक्सेबल होगी इन फॉलोइंग डेट्स के साथ। अगर आपने उस सिक्योरिटी को 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदा हुआ है तो आपको 0% उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपकी सिक्योरिटीज़ 2013 से 2016 के दरमियान में है, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपने उसको 12 महीने तक रखा है तो फिर आप 15% टैक्स पे करेंगे। अगर आपका पीरियड होल्डिंग पीरियड जो है वो 12 से 24 महीने तक का है तो फिर आप जो है वो 12.5 पे करेंगे। और अगर आपने 2 साल हो गए आपको सिक्योरिटीज़ लिए हुए और आप फिर उसको सेल कर रहे हैं तो फिर आपका टैक्स रेट जो है वो कम हो जाएगा, 7.5% हो जाएगा। और जहाँ पे अगर आपने सिक्योरिटीज़ जो हैं वो 2016 से ऑनवर्ड ख़रीदी हैं या कोई भी ऐसा केस है तो फिर आपको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा। और फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जिनकी पेमेंट्स आगे फ्यूचर में होनी होती हैं वो उनको कैपिटल गेन की मद के अंदर जो है 5% चार्ज किया जाएगा एज एन इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर।
अगर हम देखें तो अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो गेन की है और उसको आपने सेल आउट किया है तो उससे आने वाली इनकम भी आपकी कैपिटल गेन ही कंसीडर होगी। तो सेक्शन 37(IA) इसको डिफाइन करता है। हम देख लेते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं जिनके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा। अगर कोई भी आपने ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो आपने सेल आउट की है, यानी कि कोई फिक्स्ड एसेट सेल आउट किया है, तो ईयर 2020 के अंदर उनको इस लिहाज से कैलकुलेट किया जाएगा कि अगर आपने जो भी है उसका होल्डिंग पीरियड जो है आपके पास, अगर आपने कोई प्लॉट ख़रीदा है, आपको उसको ख़रीदे हुए 1 साल नहीं हुआ और आपने उसको सेल कर दिया है, तो आपकी जितनी भी इनकम आएगी वो सारी की सारे आपका गेन जितना भी होगा, कैपिटल गेन, वो सारा टैक्सेबल होगा। उसके बाद अगर आपने गेन अपना जो भी है प्लॉट आपने उसको 1 साल से ज़्यादा रखा लेकिन 8 साल से पहले ही सेल कर दिया है, तो फिर आपको 3/4 उसके ऊपर टैक्स लगेगा। उसके बाद अगर आपने प्लॉट ख़रीदा हुआ है और आपको 8 साल से भी ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका हुआ है, काफ़ी पुरानी बात हो गई है, तो फिर उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं होगा। अगर आप उस प्लॉट को सेल आउट करते हैं तो कोई भी आपको कैपिटल गेन नहीं पे करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर हमारे जो शोहदा के डिपेंडेंट्स हैं आर्मी फोर्स के या फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो वो 0% टैक्स पे करेंगे, यानी कि उनकी लैंड्स के ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं होगा। तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो 50% हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो वो सेल करने वाले लोग हैं वो आपके एक्स सर्विस मैन हैं, यानी कि आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट के सरकारी मुलाजिम, यानी कि जो भी कोई प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम सेल कर रहा होगा, तो उसको 50% उसका जो है वो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन जो है वो उसकी कैलकुलेट की जाएगी उसकी रिड्यूस प्राइस कॉस्ट करके, और जितनी भी उसने अमाउंट एट दैट टाइम रिसीव की थी उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करते हुए उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। और अगर 2020 ईयर के अंदर आपने कोई कंस्ट्रक्टेड यानी कि बना बनाया हुआ कोई घर जो है वो सेल आउट किया है, तो उसके लिहाज से फिर किस तरह से उसकी टैक्सेशन होगी हम देख लेते हैं। कि अगर आपने एक घर बनाया और आपने उसको 1 साल से ज़्यादा अर्सा अपने पास नहीं रखा है, ये बिल्कुल प्लॉट की तरह है कि आपको 100% उसके गेन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने घर बनाया हुआ है और उसको 4 साल तक नहीं सेल आउट किया है, तो फिर 75% पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर फिर आपको एक्सीड हो गए हैं, घर पुराना हो गया हुआ है, 4 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया हुआ है, और अगर आप उसको सेल कर रहे हैं, तो फिर आप कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर आपका कैपिटल गेन जो है वो एक्सीड कर रहा है 50 लाख से 50 लाख से एक्सीड कर रहा है, तो फिर आपने 5% टैक्स पे करेंगे। और अगर आपका गेन जो है वो 50 लाख से 1 करोड़ के बिटवीन है, तो आप 10% पे करेंगे, और देन 15 एंड देन 20। तो जैसे जैसे आपके गेन की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी, आपकी वैसे ही वैसे टैक्स के रेट भी बढ़ते चले जाएंगे। ये बेसिकली फिक्स रेट्स हैं। किस लिए हैं? कि कैपिटल गेन जो भी आपकी आ रही है सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से, कि इसके अलावा अगर आपकी कोई भी अदर इनकम है या आप टैक्स पेयर हैं, तो फिर आपकी फर्दर डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। इसके बाद है पॉइंट कि अगर आप जो हैं वो इनकम आपकी आ रही है सर्विसेज प्रोवाइड करने के, तो आपकी जितनी भी अमाउंट होगी उसका 10% जो है वो सेपरेट ब्लॉक के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगा। उसके बाद टैक्स ईयर 2020 के अंदर जो है, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि नॉन सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी 75% ऑफ उसकी सैलरी जो है वो टैक्सेबल इनकम कहलाई जाती है या टैक्सेबल इनकम में फॉल कर रही है, तो उसके स्लैब रेट्स जो हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए। अभी हम जो नीचे डिस्कस करने जा रहे हैं ये वो रेट्स हैं जो कि नॉन सैलरीड पर्सन के लिए हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि मिल के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है, ये उनके लिए। अगर आपकी इनकम जो है होली इनकम यानी कि 1 साल की एनुअली इनकम 4 लाख तक है, तो 0% रेट है। और अगर 4 लाख से एक्सीड करके 6 लाख तक जा रही है, तो पहले आप 50 जितनी भी 4 लाख से ऊपर अमाउंट एक्सीड कर रही है, 2 लाख है, तो उसका 5% पे करेंगे। और इसी तरह से आगे 6 लाख से 12 लाख तक है कि 6 लाख तक आपने किस तरह से पे करना है कि 10,000 और प्लस 6 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है, लेट्स सपोज 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है या 6 ही लाख है अगेन, तो आप उसका 10% उसके अंदर ऐड करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी अमाउंट बढ़ती जाएगी आपके रेट बढ़ते जाएंगे। ये रेट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम प्रीवियस इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर तकरीबन पढ़ चुके हुए हैं, सिर्फ कैलकुलेशंस में डिफरेंस है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो भी आपके म्यूचुअल फंड है या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है या आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अंदर जो है आपने कुछ भी पार्टिसिपेट किया हुआ है,
तो विद इन आपकी प्रॉपर्टी है और आपने अगले 4 सालों के अंदर ही उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेल आउट कर दिया, तो फिर आपको किस लिहाज से टैक्स चार्ज किया जाएगा कि अगर आपके स्टॉक फंड्स थे और आप इंडिविजुअल हैं तो आपको 12.5% चार्ज किया जाएगा, या अगर आप कंपनी है तो रेट सेम है। अगर आपके कोई भी और तरह के फंड्स हो सकते हैं म्यूचुअल स्टॉक फंड्स के अलावा, तो आपको 10% और कंपनी को 25% जो है वो चार्ज किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि रेट, जो कि अगर आपने स्कूक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो फिर क्या रेट होंगे कि अगर आप कोई भी कंपनी है और आपने स्कूक के अंदर जो है इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप 25% पे करेंगे। और अगर आप या तो स्कूक आप होल्ड करते हैं, या आप इंडिविजुअल हैं, या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 10 लाख है, तो फिर आप 12.5% के हिसाब से पे करेंगे। और अगर आप स्कूक होल्डर होते हुए इंडिविजुअल या एसोसिएशन पर्सन हैं और अगर आपका रिटर्न जो है वो 10 लाख से कम है, तो फिर आपका टैक्स भी कम हो जाएगा, जो कि 10% हो जाएगा। उसके बाद आता है FTC, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जिसको देखते हैं सेक्शन 103। कुछ ऐसे रेजिडेंट लोग हैं, कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि बाहर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले में उनको फिर इनकम जनरेट होती है, और वो इनकम जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर जो है वो टैक्सेबल होती है। वो फॉरेन टैक्स इनकम जो है वो कैसे लगता है कि उस पर ये फिर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला दिया गया है, और पहली बात ये कि आपको टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। आपका इनकम टैक्स के आपके एवरेज रेट पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहे हैं उसके लिहाज से आपको कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने फॉरेन इनकम टैक्स पेड कितनी है आपकी, क्योंकि देखिए आप डबल टैक्सेशन कर रहे होंगे, आप जहाँ से इनकम जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे भी टैक्स पे करके आ रहे हैं और फिर आप पाकिस्तान के अंदर भी टैक्स पे करेंगे। तो फिर है पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम, जितनी इनकम बन रही है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए यही है कि जितना भी आपने फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम आपका आएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे आपकी इनकम इंक्लूडिंग इन फॉरेन इनकम, कि टोटल आपकी ओवरऑल इनकम कितनी बन रही है। कि हो सकता है कि आप फॉरेन इनकम के अलावा पाकिस्तान में भी इनकम अर्न कर रहे हो, आप मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अगर, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फॉरेन इनकम के साथ। तो आपके पास जो भी इनमें से फॉरेन इनकम आपने टैक्स पे किया है या पाकिस्तान के अंदर टैक्स पे किया है और इस फॉर्मूले के तहत आपने कैलकुलेशन की है, तो जो भी टैक्स क्रेडिट आपका होगा वो कम हो जाएगा। फिर या तो फॉरेन टैक्स पेड जो आपने पे किया है या पाकिस्तान के अंदर पे किया हुआ है, और कैलकुलेशंस के साथ जो भी आपकी अमाउंट कम होगी उसके ऊपर आप टैक्स पे करेंगे। अगर आप पाकिस्तानी होने के नाते बाहर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी अर्न कर रहे हैं, तो फिर आपकी टैक्स कैलकुलेशन इस तरह से होगी कि बाहर जितना टैक्स पे किया है या पाकिस्तान के अंदर जितना कर रहे हैं, फॉर्मूले से कैलकुलेट करके उसमें से जो भी अमाउंट कम होगी उसके ऊपर आप टैक्स पे कर देंगे।